नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत। पालघर में दो संतों की लिंचिंग होती है और इन सब से कहीं ना कहीं कांग्रेस का नाम जुड़ने लगता है और माउथ टू माउथ ये खबर स्प्रेड हो रही होती है। अचानक से एक शख्स नेशनल टेलीविजन पर नाम ले लेता है कांग्रेस का और सवाल जवाब करने लगता है, सवाल पूछने लगता है कांग्रेस से। और कमाल की बात तो यह है कि उसी रात उस शख्स को जान से मारने की कोशिश की जाती है। खैर, ये कोई पहली बार नहीं है जब भी कोई व्यक्ति हिंदुत्व की बात करे और कांग्रेस का नाम ले ले। ये दोनों अगर डेडली कॉम्बिनेशन एक साथ हो गए तो फिर उसकी जान को खतरा है। संत कल्पवृक्ष गिरी भी इसी डेडली कॉम्बिनेशन से संबंध रखते थे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे तथ्य ही सब कुछ कहेंगे, इसलिए आप ये तथ्य देखिए। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें हिंदुओं को एक करना होगा और जो बटे हुए हमारे हिंदू हैं सब एक सूत्र में बंध करके अगर आप काम करेंगे तो निश्चित है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। और अर्नब गोस्वामी को भी आप लोग जानते हैं कि वो भी इसी डेडली कॉम्बिनेशन के योद्धा हैं। अब अगर हम बात करें तीसरे योद्धा की तो वो तो इस डेडली कॉम्बिनेशन के एक्सपर्ट हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी। उनके ऊपर भी उनको भी जान से मारने की कोशिश की गई थी रायबरेली में। ये देखिए आप तथ्य। और अभी आपने ये कहा कि कांग्रेस के लोगों ने भी आपको रायबरेली में अमेठी में मारने की कोशिश की थी। वो तो एफआईआर दर्ज है उसमें। मैं गया था सोनिया गांधी की नॉमिनेशन फॉर्म्स को विरोध करने के लिए। मेरे गाड़ी को घेर के कांग्रेस वालों ने लाठी बंदूक की सारी चीज़ों से उसको सर्वनाश करने की कोशिश की। मेरे ड्राइवर साहसी था तो वो भीड़ से गाड़ी को बाहर निकाल ली थी और इसीलिए हम बच गए थे। और फिर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद कोई जांच नहीं हुई है, परंतु भविष्य में कभी एक नई सरकार आएगी दिल्ली में तो हम उस एफआईआर पर कार्रवाई करेंगे जरूर। मैंने कहा उससे पूछो कि सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ वो तो वैश्या थी और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है। ये अभी नहीं आता, मैं 1000 बार बोलूंगा नहीं, मैंने वेबसाइट में तो डाल दिया है। नो योर सोनिया। हाँ, नो योर सोनिया। ऐसे हजारों केस प्रमाण के तौर पर देखे जा सकते हैं जहां ये डेडली कॉम्बिनेशन दिखा उसको खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। अब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं मैडम माइनो के बारे में कुछ बात कर लूं। 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं ली। वो मारुति की मैनेजर बन जाती हैं, ब्रांड मैनेजर बन जाती हैं जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं ली। वो एलआईसी के एजेंट बन जाती हैं जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं ली। क्यों? आप इस देश के इतने महत्वपूर्ण काम सारे कर ले रही हैं, भारतीय नागरिकता लेने में क्यों आपको विलंब हुआ? कुछ फोटोज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसमें कि ये अपने फर्स्ट लव के साथ हैं जो कि इटली के थे। फिर उसके बाद इनकी कुछ पहनावे उड़ावे को आप देख पा रहे होंगे जो कि साफ तौर पर दिख रहा है कि वो भारतीय वेशभूषा है या विदेशी परिधान है, जिसमें आपको साफ समझ में आएगा कि लगाव कहाँ पर था। मैं फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ और कुछ फोटोज आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद उसको फील कर पा रहे होंगे। कहीं से ये फील हो रहा है कि इनको भारत से प्रेम है, इनका भारत में दिल लग गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दो हैं ये वास्तव में वास्तव में हिंदुस्तानी नहीं है। इनका सारा दिल विदेशी है और ये देश का जो स्वामित्व है, देश का जो प्रभुसत्ता है, इसको ख़त्म करने में उतारू हैं और इसीलिए मैं इनका विरोध कर रहा हूँ। बॉलीवुड में एक्ट्रेस आती हैं जिनको सिर्फ नॉर्मली अपना बिजनेस करना है, वो 2 साल में हिंदी सीख लेती हैं। जो देश को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं उनको आज तक हिंदी नहीं आई। एक लाइन वो बिना पेपर के देखे हुए नहीं बोल सकती हैं। कैसे मैं मान लूँ कि इनका भारत में दिल लग गया है? बांग्लादेश में जब त्रासदी होती है तब ये अपने परिवार को लेकर इंग्लैंड भाग जाती हैं और जब सब कुछ सही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तब ये फिर से यहाँ आ जाती हैं। मैं कैसे मान लूँ कि इनका दिल लग गया है भारत में? 1977 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये इटालियन असेंबली में जाके छुप के बैठ जाती हैं अपने परिवार को लेकर। मैं कैसे मान लूँ कि सोनिया गांधी का दिल लग गया है भारत में? राजीव गांधी की मृत्यु होती है तो ये सारा जेवर ले जाके सिंगापुर बैंक में जमा कर देती हैं, कहीं भारत में चोरी चकारी ना हो जाए। मैं कैसे मान लूँ कि इनका दिल लग गया है भारत में और ये भारत को अपना समझती हैं और ये भारत की सरकार बनना चाहती हैं, भारत को दिशा निर्देश देंगी और भारत को संभाल पाएंगी। कितनी डरी वो बांग्लादेश के युद्ध में बच्चों को लेकर इंग्लैंड भाग गई थी। फिर 1977 में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो अपने दोनों बच्चों और पति को लेकर के इटालियन एम्बेसी में जाकर छिप गई। मैं था जब इंदिरा गांधी रोते रोते आई मोरारजी के पास और मोरारजी ने एम्बेसडर को फ़ोन किया कि वो पागल लोगों को भेजो, मैं देख लेंगे, कुछ नहीं होगा उनका। ये विश्वास देने के बाद बाहर निकली और जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो एक प्राइवेट प्लेन में सारा जेवर, उनका सारा चीज सामान लेकर उन्होंने सिंगापुर में जाकर जमा कर दिया। दोस्तों, इनकी तो यहां तक साजिश थी कि ये भारत से संतों को खत्म करना चाहती थी, ये हिंदुत्व को खत्म करना चाहती हैं। मैंने कहा आप कैसे आए हैं? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि सोनिया, उनकी एक बड़ी सहेली ये ग्रीस में रहती है और उस सहेली ने जो कुछ बातें सोनिया से होती रहती हैं उसकी, तो पुट्टपट्टी के बाबा के पास आकर के उसने कहा कि सोनिया से मेरी चर्चा हुई है। उस ग्रीस महिला ने बताया कि
सोनिया ने कहा है, ये पुट्टपर्ती के बाबा को बता रही हो कि सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं, ये 2007-8 की बात है बाबा, मैं देखती हूं, सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं कि देश के भीतर संतों के प्रति श्रद्धा किस प्रकार से मैं ये बनी रहती है, मैं उसको नष्ट करके रहूंगी। तभी ध्यान में आया मेरे कि मैं देखती हूं, सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं कि देश के भीतर संतों के प्रति श्रद्धा किस प्रकार से मैं ये बनी रहती है, मैं उसको नष्ट करके रहूंगी। तभी ध्यान में आया मेरे कि बड़े बड़े संतों की श्रद्धा नष्ट करने के लिए वो अनेक अपराध उनके ऊपर लगाने के लिए कोशिश में है। ये बात उसने कही जाकर के पुट्टपर्ती के बाबा को। वो ग्रीस की जो महिला थी जो सोनिया जी की प्रति मित्रता रखती है, उसने ये बात जाकर के कही कि सोनिया से मेरी बात हुई, उसने ऐसा कहा है। और उसने कहा बड़े बड़े हिंदू संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके बड़े प्रचारकों के प्रति बड़ी श्रद्धा लोगों की है, वो मैं श्रद्धा नष्ट कर दूंगी, सबके ऊपर अपराध लगा दूंगी। ये क्रिया चल रही है पिछले 10 वर्ष। ये इतिहास गवाह है और ऐसे कई सारे हमें आर्टिकल्स मिल जाते हैं जिसमें यह साफ दिखाई देता है कि इनके शासनकाल में कितने ईसाई मिशनरीज एक्टिव थे और बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं नहीं कहूंगा, मेरे तथ्य बोलेंगे। अर्नब गोस्वामी के केस में इनका असली नाम लेने पर इनको इतना बुरा लग गया, तो सोचिए मोदी जी को कितना इन लोगों ने बोला। इन्होंने खुद बोला है कि मौत का सौदागर और फलाना ढिमका, आप भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बहुत सारे नेम लिख के आ रहे हैं, और कितना इन्होंने घोटाले किए वो भी मैं अभी स्क्रीन पर चलाऊंगा, आप लगातार उन सबको देखिए। मेरे विचार इस बारे में दोस्तों सिर्फ यही कहते हैं कि जो हम घटनाएं देख रहे हैं, इसको देख के तो हमें यही लगता है कि हमें जागने की जरूरत है। और जागने से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि हम सड़क पर उतर जाएं और उपद्रव करें। मेरा ये मतलब है कि हमें सही गलत पहचानना चाहिए अब आखिर, क्योंकि हमें सड़क पर उतरने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास खुद एक पावर है और आप समझ रहे होंगे किस पावर की बात मैं कर रहा हूं, और वही पावर का यूज करते हुए हमें यह समझना है कि कौन सही है और कौन गलत है। उपद्रव करने की जरूरत नहीं। जागने से मेरा मतलब यह है, हमें जागने की जरूरत है, हमें रक्षा करनी चाहिए, हमें अब सोचना चाहिए, हमें अब लेट इट गो करने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। घटनाएं आपके सामने हैं, आप सब चीजें प्रमाण के तौर पर आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। उसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कोई राजपूत अपने नाम के आगे राजपूत लगाए तो वो आपको बुरा लगता है, लेकिन आप अगर किसी को चोर कहें, उचक्का कहें, मौत का सौदागर कहें, तो वहां आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई आपका असली नाम ले ले तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आप किसी को मौत का सौदागर कहें, चोर कहें, उचक्का कहें, और भी न जाने क्या क्या कहें, वो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जागने की जरूरत है। हमें आपको समझना पड़ेगा हमें कि कौन सही है और कौन गलत है। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।